हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 11 के ऑनलाइन टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। ये अभी तक जो ऑनलाइन टेस्ट है कभी 14 अगस्त को हुआ था, एक इससे पहले शायद 8 अगस्त को हुआ था। हम उस टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त के टेस्ट को। पहले 5 क्वेश्चन मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, टोटल 10 क्वेश्चन है, इसके 2 वीडियो पढ़े हैं। तो चलिए बात करते हैं। ये जो हमारा टेस्ट है ये लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, यानी हम यूँ कहेंगे न्यूटन्स लॉज पर बेस्ड है, वर्क पावर एंड एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम मोशन की भी बात करते हैं। तो वर्क पावर एंड एनर्जी में हम जब भी वर्क की कैलकुलेशन की बात करते हैं, मैं कुछ हिंट आपको दे देता हूँ। एक ये वर्क का एक सिंपलेस्ट फार्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। बट ये फार्मूला सिर्फ इतना ही फार्मूला हमेशा हर कंडीशन में वैलिड नहीं रहता है। एक्चुअल में कई बार क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, यानी मान लीजिए कि एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है और एक फिक्स वैल्यू का फोर्स अप्लाई होता है, तो उस कंडीशन में हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं। बट समटाइम्स द प्रॉब्लम इज कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में है। जैसे मान लीजिए कि हम इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, जबकि बॉडी इधर जा रही है। सपोज कि एक चेयर है हमारे पास, उस चेयर को हम एक रस्सी ऊपर बांध के ऐसे खींचेंगे तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन का फार्मूला क्या देते हैं, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, या यूँ कहें फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। अच्छा, ये भी कब है, जब एक कांस्टेंट फोर्स आपने अप्लाई किया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ में फोर्स चेंज होता है। उसके एक आधा क्वेश्चन इसका यहाँ में डिस्कस किया हुआ है। चलिए हम टाइम टू टाइम इसकी बात करेंगे। और अगर इसी को हम बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो हम फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डी एस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट से फाइनल, या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये हमारे पास आ जाता है वर्क का। चलिए, ये तो हिंट था कि किस किस कंसेप्ट पर बेस्ड हम बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सामने बोर्ड पर देख पा रहे हैं। एक बॉडी जिसका मास है m, उसके ऊपर एक और बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से सर्कल। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास बोर्ड में मुझे पास जो क्वेश्चन सोल्व करने हैं कम टाइम में। आप के पास स्टेटमेंट डेफिनेटली आपके पास होगी, अगर नहीं भी है तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे मेरे स्टेटमेंट से। कोई एक बॉडी जिसका मास m है, v वेलोसिटी से सर्कल में मूव कर रहा है और उसके ऊपर एक फोर्स mv²/r जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। बताइए कितना वर्क डन होगा बॉडी को हाफ सर्कमफ्रेंस तक ले जाने के लिए, यानी ए से लेकर बी तक ले जाना है। वर्क डन कैलकुलेट करना है ए से बी तक। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें आप कुछ इस प्रकार से जा रहे हैं, किसी भी टाइम बात करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं ये डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, ds डिस्प्लेसमेंट या dr डिस्प्लेसमेंट। ये इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया मैंने पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक। तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किधर है, mv²/r की जो डायरेक्शन है वो है सेंटर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किधर है हमारा, टेंजेंट की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के अंदर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल। तो इस डिस्प्लेसमेंट ds के लिए जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, dw जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, f डॉट प्रोडक्ट विद ds। वर्क डन का फार्मूला फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, बट डिस्प्लेसमेंट हर एक जगह पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है। तो इस शॉर्ट इनफाइनाइट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा f ds cos थीटा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री 0 होता है, तो ये वर्क डन जो है हमारा 0 हो जाएगा। अगर आप इस पर इंटीग्रेशन लिमिट भी लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, तो भी हमारे पास वर्क डन रहेगा 0। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 0। तो आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में दिया हुआ है कि एक बुक है, उसे हम नीचे फ्लोर से उठाकर 2 मीटर ऊपर किसी शेल्फ में रखते हैं, किसी अलमीरा में रखते हैं 2 मीटर हाइट के ऊपर।
बताइए ऐसा करने में अगर आपको 5 सेकंड लगता है तो जो वर्क डन है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर एक बात तो ये कि आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जब भी काम करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बुक है, ये बुक किसी पर्टिकुलर हाइट पर, मैं इसे 0 हाइट मान लेता हूँ। अगर हम इसे कुछ हाइट ऊपर ले जाते हैं तो मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ, ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूँ। ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूँ, तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, mg के बराबर मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ। जितना इसका वेट है उतना ही मैं फोर्स लगा रहा हूँ। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हमने इसको, हाइट के बराबर। तो यानी जितना वर्क डन किया वो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो जो वर्क डन का फार्मूला बनता है अगेंस्ट ग्रेविटी वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। यहाँ पर mg जो है दैट इज वेट और h हमारे पास हो गया हाइट। तो ये जो वर्क डन है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, वेट पर और हाइट पर, यानी बॉडी का वेट कितना है और बॉडी की हाइट कितनी है। अगर हम सिर्फ अर्थ की बात करें या सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पर g अप्रोक्सीमेटली आप कांस्टेंट ले सकते हैं और कुछ किलोमीटर हाइट तक भी आप इसे कांस्टेंट ले सकते हैं। तब ये मास और हाइट पर डिपेंड करेगा। बट समटाइम्स क्वेश्चंस को हम और ज़्यादा डेप्थ में ले जाते हैं, तब हम बात करते हैं कि सपोज करिए कि ये जो बुक है वो अर्थ के पोल पर रखी गई है या अर्थ के इक्वेटर पर रखी गई है, तब g की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो बेटर होगा ये बताना कि वेट और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन। और हमारे आंसर में भी ऑप्शन में भी यही ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेट एंड हाइट। अगर मास वाला दिया होता फिर हमें क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशन को देखना होता। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फोर्स दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में। देखिए फोर्स कई बार हमें मैग्नीट्यूड में दिया होता है, जैसे कि 2 न्यूटन 4 न्यूटन, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। यहाँ पर डायरेक्शन के लिए आपको यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं। मैं थोड़ा अगर बेसिक में जाना चाहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है ये 5 न्यूटन लग रहा है x डायरेक्शन में और 3 न्यूटन लग रहा है y डायरेक्शन में। ये इस बात का मीनिंग है। आई कैप x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और j कैप y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। और ये सब आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। चलिए हम ये मैं आपको थोड़ा बेसिक सुधारने के लिए बता रहा था कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो x डायरेक्शन में लग रहा है, 3 न्यूटन का जो फोर्स है y डायरेक्शन में लग रहा है। बट हमें यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चाहिए वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट भी आपको वेक्टर में दे रखा है। तो हमारे पास फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट जो है वर्क डन का फार्मूला है। तो फोर्स के लिए पुट करेंगे 5i कैप प्लस 3j कैप, डॉट प्रोडक्ट विद r के लिए पुट करेंगे 2i कैप प्लस j कैप। हिंट के लिए क्वेश्चन में इन्होंने 1j कैप लिख रखा है। अगर ओनली j कैप है इसका मतलब उसके साथ में कौन मल्टीप्लाई है 1। ठीक है जी। तो ये डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपने वेक्टर वाला चैप्टर अगर अच्छे से स्टडी किया है तो मैंने वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जिसे स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं एंड वेक्टर प्रोडक्ट जिसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दोनों को बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। तो वहाँ आपने देखा होगा कि हम दोनों x कंपोनेंट्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ डॉट प्रोडक्ट का तो वो मिलते हैं ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये होता है a और b दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप लोग थोड़ा रिमाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास fx हो गया फोर्स का x कंपोनेंट और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। तो चलिए ये हो गया 5 × 2 यानी 10 प्लस 3 × 1 यानी तो 10 और 3 हमारे पास हो गया टोटल 13। वर्क डन है तो इसका ऐसा यूनिट होगा जूल। तो 13 जूल हमारा आंसर होगा। आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन अभी भी अवेलेबल हैं तो आप उसे मैच कर सकते हैं।